सेल पोलैरिटी एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है फिजियोलॉजी का। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सेल पोलैरिटी क्या होती है, वो कैसे मेंटेन होती है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। Hey everyone, welcome back to HM Learnings. I am Harshita, the creator of HM Learnings, where students come to clear their concept and to get the study material. Make sure you subscribe my channel. So आज हम पढ़ने वाले एक important topic के बारे में जिसका नाम है सेल पोलैरिटी। इस टॉपिक का इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले सेल पोलैरिटी की जो टॉपिक है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है फिजियोलॉजी में। ये काफ़ी सारी ये आपको जनरल फिजियोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करता है। सो पहले ये देखने से पहले कि सेल पोलैरिटी क्या होता है, वी विल सी कि पोलैरिटी का क्या मतलब है। ओके, सो पोलैरिटी का मतलब जो है, पोलैरिटी जो शब्द है वो आया है पोल से। सो पोल का क्या मतलब होता है? पोल का मतलब होते हैं ऐसे एंड्स, ऐसे दो एंड्स जो कि एक दूसरे से बहुत दूर हैं, एक्सट्रीम एंड्स हैं और जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है इन टर्म्स ऑफ उनकी प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के अगर हम बात करें तो उन टर्म्स में वो दोनों एंड्स एक दूसरे से बहुत ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, सो वी यूज़ साउथ पोल, नॉर्थ पोल जैसे टर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से बहुत ही दूर है, एग्जैक्टली अपोजिट जो है वो सिचुएटेड है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है या जो उनकी लोकेशन है और बाकी जो पैरामीटर्स है, टेम्परेचर वगैरह, वो सब भी काफ़ी अलग है। फिर हम मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो हम मैग्नेट में भी जो दो एंड्स हैं मैग्नेट के, उसे साउथ पोल या नॉर्थ पोल कहते हैं। हम केमिस्ट्री में भी पोलैरिटी वर्ड का यूज़ करते हैं या पोल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे भी हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ एक एंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, दूसरा एंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके अलावा अगर हम एक कॉमन बेसिक एग्जांपल ले पोल को समझने के लिए, तो यूजुअली जब हम रिवर के बारे में या ओशन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस नदी का एक छोर ये है और दूसरा छोर ये है। तो बेसिकली हम दो एंड्स के बारे में, दो जगहों के, रिवर से रिलेटेड दो चीज़ों के बारे में जो रिवर टच कर रही हैं उन एंड्स के बारे में बात कर रहे हैं और जो कभी भी मिल नहीं सकते हैं, जो एक दूसरे से बहुत अलग है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ अलग है। तो इस तरीके से हम पोल को डिफाइन करते हैं और पोलैरिटी का मतलब होता है ऐसी एंटिटी जहाँ पे पोल्स होते हैं। सो पोलैरिटी इज हैविंग डिस्टेंट और अपोजिट पोल्स। जैसे कि अगर हम हार्ट के केस में बात करते हैं या हम अर्थ के केस में बात करते हैं, अगर हम फिजियोलॉजी में साइटोस्केलेटन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे भी पोलैरिटी वर्ड का इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ जो उसका एक एंड है वहाँ पे साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे एंड से साइटोस्केलेटन का ब्रेकेज हो रहा है। एक पोल कुछ और फंक्शन कर रहा है, दूसरा पोल कुछ और फंक्शन कर रहा है। सो पोलैरिटी इज हैविंग डिस्टेंट और अपोजिट पोल्स। ओके, एंड जब हमने पोलैरिटी समझ लिया है, सो व्हाट इज सेल पोलैरिटी? सो सेल पोलैरिटी का मतलब हो गया कि जो पोलैरिटी है वो सेल के पास भी है, इसलिए हम उसे सेल पोलैरिटी कह रहे हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ये चीज़ समझने की, हम सिंपली एपिथेलियल सेल के बारे में बात करते हैं। तो हम एपिथेलियल सेल में भी वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ सिंपल कोलुमुलर सेल्स। सो सिंपल कोलुमुलर सेल्स जो होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में, रीनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये आपका एक तरीके का कोलुमुलर सेल है। कोलुमुलर सेल की जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ से ज़्यादा होती है। तो दीज आर बेसिकली टॉल सेल्स। तो अगर हम, अब ये सेल जो है वो तो 3D प्लेन में होगा, 2D प्लेन में तो होगा नहीं। तो अगर हम इसे 3D प्लेन में ड्रॉ करें तो एक तरीके से ये क्यूबॉइड है। दिस इज बेसिकली क्यूबॉइड। ओके, सो हमें पता है कि क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं। अंदर जो है दैट इज उसकी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो कोलुमुलर सेल्स है इसके भी 6 सरफेसेस हैं, इसकी भी वॉल्यूम है एक। तो हमें पता है कि सरफेसेस पे क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। तो पोलैरिटी का क्या मतलब होता है कि जो सेल, अगर हम इन टर्म्स ऑफ सरफेसेस के बारे में ही लेके चल रहे हैं, तो अगर ये वाला सरफेस, अगर आप देख रहे हैं, अगर ये वाला जो सरफेस है ये
वाले सरफेस के पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन, जो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन से अलग होगी। तो ये जो सेल सरफेस है ये किसे फेस कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये ल्यूमन को फेस कर रहा है। ये वाला सेल सरफेस ल्यूमन को फेस कर रहा है। ल्यूमन को मतलब जो कैविटी है गट की उसे फेस कर रहा है, और इसे हम कहते हैं एपिकल सरफेस। जो सरफेस ल्यूमन को फेस करता है उसे हम हमेशा एपिकल सरफेस कहते हैं। और जो सरफेस नीचे की तरफ, क्योंकि हमें पता है जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, तो नीचे की तरफ क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो जो सरफेस एपिथेलियल सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करता है उसे हम बेसल सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे बेसल सरफेस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो एपिकल सरफेस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन दोनों में डिफरेंस होगा उनकी कंपोजिशन के टर्म्स में। तो कंपोजिशन का मतलब कि प्रोटीन जो है वो अलग होंगे। जो एपिकल सरफेस की प्रोटीन्स है वो बेसल सरफेस की प्रोटीन से अलग होंगे। जो लिपिड है, जो आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो भी थोड़े अलग होंगे। सिमिलरली जो यहाँ पे जो सरफेसेस है, ये सरफेस क्या है, लेटरल सरफेस है। इसका अपोजिट सरफेस भी लेटरल सरफेस होगा। तो अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं और मैं बोलूं कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो दिस इज राइट लेटरल साइड, और ये वाली जो साइड है वो है लेफ्ट लेटरल साइड। सो ये यहाँ पे जो लेटरल प्रोटीन्स होंगे वो भी, जो सरफेस मेम्ब्रेन होगी वो भी एपिकल और बेसल सरफेस से अलग होगी। और अगर मैं यहाँ पे एक और एपिथेलियल सेल ड्रॉ करूँ तो जो एक और एपिथेलियल सेल होगा वो इस वाले लेटरल मेम्ब्रेन और ये वाली लेटरल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में अटैचमेंट्स होंगी। तो वो, क्योंकि एक लेटरल सरफेस को दूसरे लेटरल सरफेस से अटैच होना है तो वहाँ पे अटैचमेंट वाले प्रोटीन्स होंगे, एडेशन प्रोटीन्स होंगे। सिमिलरली जो बेसल साइड है, बेसल साइड पे कैसे प्रोटीन्स होंगे, एडेशन प्रोटीन्स होंगे। वैसे एडेशन प्रोटीन्स जो आपके सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करे। अब एक सिंगल लेयर तो होगी नहीं एपिथेलियल सेल्स की, कैसी लेयर होगी, मल्टीपल लेयर्स होगी, यानी कि इसके आगे भी एक एपिथेलियल लेयर की सेल होगी। तो अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाऊं तो ये अगर एपिथेलियल सेल्स है तो इसके आगे भी एक और लेयर होगी एपिथेलियल सेल्स की, और इसके पीछे भी एक और लेयर होगी। तो ये वाले सरफेस के आगे भी एक सेल होगा और ये पीछे वाले सरफेस के पीछे भी एक सेल होगा। तो वो भी दो आपकी लेटरल साइड्स होगी और वहाँ पे भी वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो एपिथेलियल सेल को दूसरे एपिथेलियल सेल से अटैच करेगा। तो एक एपिथेलियल सेल में एक एपिकल सरफेस होता है, एक बेसल सरफेस होता है और 4 लेटरल सरफेस होती हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन एक दूसरे से अलग होती है। एपिकल सरफेस पे वो प्रोटीन्स होंगे, वो एंजाइम्स होंगे, क्योंकि अगर आप गट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे एंजाइम्स होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहे होंगे, अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहे होंगे, फैट को ब्रेक कर रहे होंगे। वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होंगे जो कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होंगे। और बेसल साइड पे वो प्रोटीन्स होंगे जो कि आपका जो भी डाइजेशन जो एब्जॉर्ब हुआ है वो उन प्रोटीन्स को, उन ग्लूकोज को वहाँ से उठा के कैपिलरी में डालने वाले ट्रांसपोर्टर्स होंगे। सो एपिकल सरफेस का अलग फंक्शन है, बेसल सरफेस का अलग फंक्शन है, वहाँ की प्रोटीन कंपोजिशन अलग है। और इसलिए ही पोलैरिटी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो अपोजिट एंड्स है, एपिकल एंड है और एक बेसल एंड है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं, दोनों के पास एक पोलैरिटी है। नाउ तब ये जो पोलैरिटी है सिर्फ प्रोटीन में नहीं होती है, ठीक है। सो सिर्फ प्रोटीन में नहीं होती है, प्रोटीन तो हमने देख लिया, इसके अलावा साइटोस्केलेटन में भी पोलैरिटी होती है। एक एंड से बन रहा होता है, दूसरे एंड से वो टूट रहा होता है। ऑर्गेनल्स में भी पोलैरिटी होती है, जैसे कि अगर आप सेल में बात करें तो न्यूक्लियस, जो कोलोमुलर सेल का न्यूक्लियस होता है वो बेसल साइड पे होता है, यहाँ पे ऊपर नहीं होता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है उससे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, फिर गोल्गी बॉडी भी पास में ही होती है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो एक जगह पे जो है कंसंट्रेटेड है। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, फैला हुआ नहीं है हर जगह। उनका फंक्शन के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर उनका जो जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म में भी
जो आपका साइटोप्लाज्म है वो पूरे सेल में यूनिफॉर्म नहीं होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब हमने समझ लिया पोलैरिटी क्या होती है, हमने ये भी समझ लिया सेल पोलैरिटी क्या होती है। तो क्या सारे सेल्स में पोलैरिटी होती है? यस, ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स एग्जिबिट सेल पोलैरिटी। मोस्ट कॉमनली जब हम पोलैरिटी समझाने की कोशिश करते हैं तो हम दो सेल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। एक जो मैंने अभी आपको बताया इंटेस्टाइनल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, करेक्टली नॉट इंटेस्टाइनल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स यूजुअली हम यूज़ करते हैं समझाने के लिए, और न्यूरॉन्स हम यूजुअली यूज़ करते हैं। आज इस वीडियो में हम एपिथेलियल सेल्स के बारे में बात करेंगे, कोलुमेलर सेल्स के बारे में बात करेंगे टू एक्सप्लेन द सेल पोलैरिटी। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये ऑलमोस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो बेस आपका जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो किस तरीके से पोलैरिटी शो करते हैं। तो यहाँ पे एक एपिथेलियल सेल ये है, ये एक एपिथेलियल सेल है, ये दोनों एक दूसरे से लेटरल सरफेस के थ्रू अटैच्ड है, और लेटरल सरफेस पे वो प्रोटीन्स होंगे, वो स्ट्रक्चर्स होंगे जो इनको अटैच करने में हेल्प करेगा। ये बेसल सरफेस है, बेसल सरफेस पे वो प्रोटीन्स हैं जो उन्हें अटैच करने के लिए हेल्प करेगा। नाउ एपिकल साइड पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस है जिसे हम विलाई कहते हैं। तो विलाई सारे सरफेसेस पे नहीं है, सिर्फ एपिकल सरफेसेस पर है। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, फंक्शनल पोलैरिटी नहीं है, स्ट्रक्चरल पोलैरिटी भी है। प्रोटीन्स अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स एपिकल साइड पे, अलग तरीके के प्रोटीन्स बेसल साइड पे है, और जो वो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वो भी अलग है। जैसे यहाँ पे विलाई है जिसमें आपका साइटोस्केलेटन एक्टिन प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली इंटर डिजिटेशंस कहते हैं, वो बना रहे हैं। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन अलग है। नीचे बेसल इनफोल्डिंग्स बेसिकली उन्हें कहा जाता है, तो वो इनफोल्डिंग्स अलग प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल पोलैरिटी भी है, फंक्शनल पोलैरिटी भी है। ठीक है, पीछे की तरफ दूसरा एपिथेलियल सेल्स है, तो उसके थ्रू अगेन दीज आर द ये प्रोटीन्स हैं जो कि इसका अटैचमेंट दिखा रहे हैं। इन सबको इंटरसेलुलर जंक्शंस कहते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपका कोलुमेलर सेल है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, एनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपको अगर आप देखेंगे तो अगर हम एक ब्लड कैपिलरी के बारे में बात करें तो ब्लड कैपिलरी में आपका सिंपल स्क्वैमस सेल होता है। तो ये सिंपल स्क्वैमस सेल है, इसमें भी आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे बेसल साइड पे अलग प्रोटीन्स होंगे जो इसको अटैचमेंट करने के लिए हेल्प करेंगे, इंटरसेलुलर जंक्शंस। यहाँ पे भी इंटरसेलुलर जंक्शंस होंगे, यहाँ पे भी इंटरसेलुलर जंक्शंस होंगे, और यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर्स या प्रोटीन्स होंगे जो कि जो भी केमिकल आपके ब्लड में है उसको सेंस करने में हेल्प करेगा। तो कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई अलग इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, समथिंग इज देयर, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स है जो इसे सेंस करेगा। तो सिग्नलिंग में हेल्प होती है, इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प होती है। और फिर एक दूसरी चीज़ आती है एंडोक्राइन सेल। सो एंडोक्राइन सेल की भी एपिकल सरफेस पे यूजुअली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि हार्मोन को सेंस करता है और फिर सिग्नलिंग करता है। तो इस तरीके से polarity has a lot of importance. Now after looking at this we see कि polarity कैसे कैसे है। ठीक है, so morphological and protein composition differences between apical and basolateral membrane. apical membrane पे आपके brush border membrane microvilli present होते हैं। ciliated epithelium fallopian tube और trachea में भी present होती है। so trachea में क्या function कर रहा है कि if something कुछ आपका डस्ट चली जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए। फैलोपियन ट्यूब में उसका फंक्शन है कि ओवम का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। माइक्रोविलाई से आपका सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। सीलिया बीटिंग से भी दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और स्पेसिफिक चैनल्स और रिसेप्टर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं सेल सिग्नलिंग के लिए, न्यूरॉन्स में भी। ठीक है, सो मैंने आपको एपिथेलियल सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स का एग्जांपल बताया। न्यूरॉन्स के केस में डेंड्राइट्स में अलग तरीके के चैनल्स होते हैं, पर जो आपका एक्सॉन है वहाँ पे अलग तरीके के चैनल्स होते हैं, वहाँ से आपका क्या निकलता है, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। ठीक है, सो ये पोलैरिटी एपिकल सरफेस के बारे में। ना बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में बेसल इनफोल्डिंग्स, लेटरल इंटरडिजिटेशंस, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हमेशा बेसोलेटरल साइड में होता है। इंटरसेलुलर जंक्शंस के प्रोटीन्स भी जो कि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है, दैट इज ऑल्सो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है these modification, now ये जो modification है basal इनफोल्डिंग्स और lateral इंडेक्सेशंस, ये माइक्रोविलाई की तरह ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और सोडियम पोटेशियम पंप का जो फंक्शन होता है वो होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए। इंटरसेलुलर जंक्शंस के फंक्शन के लिए इंटरसेलुलर जंक्शन एक खुद एक बहुत
एक टॉपिक है अपने आप में, बट ये ब्रीफली डिस्कस पॉइंट्स बताए गए हैं कि उसके क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि अटैचमेंट उसका एक फंक्शन है, डिटैचमेंट प्रिवेंट करना एक फंक्शन है, हाई वियर एंड टीयर कंडीशंस में जब ज़्यादा प्रेशर लगता है तो सेल्स एक दूसरे से हट ना जाए, अलग ना हो जाए। मैकेनो ट्रांसडक्शन परफॉर्म करता है कि अगर एक सेल पे फोर्स लग रहा है तो वो सारे सेल्स में ट्रांसमिट हो रहा है, सारे सेल्स उसे सेंस कर पा रहे हैं। और फास्ट सिग्नलिंग, जैसे कि गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल सेल्स और कार्डिक सेल्स में, वो भी एक तरीके का इंटरसेलुलर जंक्शन ही है। ना यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे दिस इज द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन, दिस इज बेसल मेम्ब्रेन, दिस इज लेटरल मेम्ब्रेन, दिस द हियर इज द ल्यूमेन, और ये आपकी एपिकल मेम्ब्रेन है। ओके, तो यहाँ पे जो बेसोलेटरल साइड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप प्रेजेंट है, जो कि सोडियम को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटेशियम को अंदर ले रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एटीपी यूटिलाइज हो रही है, इसकी वजह से सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम हो गया है, और जो ट्रांसपोर्टर्स बाहर एपिकल साइड पे प्रेजेंट हैं वो इस सोडियम ग्रेडियंट का यूज करके अमीनो एसिड और ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये अंदर आ गए हैं तो इनको बेसल ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से इंटेस्टाइनल फ्लूइड में या फिर ब्लड कैपिलरी में डाल दिया जा रहा है। तो इस तरीके से दोनों सेल्स पोलैरिटी काम कर रही है, दोनों सर्फेसिस काम कर रही हैं, क्योंकि दोनों सर्फेसिस पे अलग अलग प्रोटीन्स हैं, उनकी अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सेल पोलैरिटी मेंटेन्ड कैसे रहती है। पहले तो जनरेट कैसे होती है, जनरेट ऐसे होती है कि जो आपका गोल्गी नेटवर्क है, जहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, सो आपका एमआरएनए आया, वहाँ से ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, प्रोटीन बना, प्रोटीन आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, फिर उसकी पैकेजिंग हुई गोल्गी में, फिर उसके बाद गोल्गी के बाद वहाँ पे सॉर्टिंग होती है कि ये प्रोटीन जो है हमें मेम्ब्रेन में भेजना है, या हमें सेल के बाहर भेजना है, या हमें सेल की किसी ऑर्गेनेल में भेजना है, या हमें साइटोप्लाज्म में ही रखना है। अगर हमें मेम्ब्रेन में भेजना है तो हमें बाहर ये इंटीग्रल प्रोटीन है या ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, या फिर ये जो भी इसकी सॉर्टिंग है वो उसके सिग्नल्स पे डिपेंड करती है, जो वो सिग्नल्स प्रोटीन की खुद की सीक्वेंस में ही प्रेजेंट होता है। तो वो सीक्वेंसिंग के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगा। तो वो ऑलरेडी डिसाइड, इस वजह से जो प्रोटीन की जो प्रेजेंस है वो अलग जगह पे अलग अलग है। तो ये टॉपिक अलग है, एक वीडियो का टॉपिक है जहाँ पे सॉर्टिंग कैसे होती है वो बताया जाएगा। टाइट जंक्शंस जो है वो लिमिट टाइट जंक्शन, टाइट का मतलब ही हुआ कि जंक्शन एक दूसरे से इतने टाइटली कनेक्टेड हैं कि इनके आर पार जो है कुछ जा ही ना पाए, तो इसकी वजह से डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाता है सेल्स के बीच में, और इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि जो आपको ग्लूकोज है वो सेल्स के बीच में से ना बल्कि सेल के अंदर जाए पहले और फिर उसी सेल से कैपिलरी में जाए। तो इसके लिए ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइट जंक्शन है। तो ये टाइट जंक्शन ये इंश्योर करता है कि ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज यहाँ पे कम है पर ग्लूकोज यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर ये टाइट जंक्शन ना हो तो ये ग्लूकोज ऐसे ही चला जाएगा थ्रू डिफ्यूजन, बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है और ये इसी के थ्रू जा रहा है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब हो पाए। अगर इसके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूजन होगा, तो अल्टीमेटली सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बहुत कम ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, किसी लोगों को बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दूसरा है जो और प्रोटीन्स है, फोकल एडिशन प्रोटीन्स, ये सभी इंटरसेलुलर जंक्शन के प्रोटीन्स हैं जो कि सेल पोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सेल पोलैरिटी अब हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया कि क्रिटिकल किस लिए है, क्योंकि डायरेक्टेड मूवमेंट हो, जो हमने भी ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसोलेटरल साइड पे प्रेजेंट है, तो वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है। दूसरा कम्युनिकेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए, इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए, एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेज के लिए, न्यूरॉन सिग्नलिंग के लिए भी सेल पोलैरिटी इज क्रूशियल और क्रिटिकल। देन डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन के लिए भी। ठीक है, सो
ये रेफरेंसेस है जहाँ से कंटेंट लिया गया है। और इस वीडियो में हमने जाना कि पोलैरिटी क्या होती है, सेल पोलैरिटी क्या होती है। हमने बहुत अच्छे से समझा कि एपिथेलियल सेल्स में कैसे पोलैरिटी होती है, और फिर हमने देखा एपिकल साइड पे क्या प्रेजेंट है, बेसल साइड पे क्या प्रेजेंट है, और हमने देखा कि पोलैरिटी मेंटेन कैसे होती है और उसके फंक्शंस क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी और वीडियो हिंदी में चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग।